Hello friends and welcome to the Hindu editorial analysis for 2nd of October 2023। तो आज जैसा कि हम जानते हैं 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है। तो गांधी जी के जितने भी इम्पोर्टेंट कोट्स हैं वो आप सभी को पता है यूपीएससी के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। उनका मेंस आंसर राइटिंग में जब भी आप जिक्र करोगे तो आपको वो नंबर जरूर दे के जाते हैं, ठीक है ना। तो गांधी जी ने जो कहा था कि गांधी में डाई बट गांधीज विल नॉट, वो आज भी रेलेवेंस रखता है। गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स थे ट्रुथ, नॉन वायलेंस, ट्रस्टीशिप के, वो सभी अभी भी उतने ही वैलिड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए गांधी जी ने इतना अच्छा कोट बोला था कि द अर्थ हैज इनफ रिसोर्सेज टू फुलफिल द नीड्स ऑफ ऑल द ह्यूमैनिटी, ठीक है ना। वो सारे के सारे अभी भी रिलायंस रखते हैं। तो उसी के साथ जो है आज के एडिटोरियल एनालिसिस हम शुरू करते हैं। चलिए, फर्स्ट एडिटोरियल इज चेंज इन मालदीव्स। तो इंडिया मस्ट एंगेज विद द न्यू गवर्नमेंट इन माले एंड डेपनटाई। तो मालदीव्स में जो प्रेसिडेंट थे इबू सोली, वो जो है रिप्लेस कर दिए गए हैं किसके द्वारा? मोहम्मद मुइजू के द्वारा, ठीक है ना। मोहम्मद मुइजू ने जो है उनको सैटरडे का जो प्रेसिडेंशियल रन ऑफ का इलेक्शन था उसके वो उन्होंने जीत लिया है। पहला राउंड इनकन्क्लूसिव था, लेकिन सेकंड राउंड में जो है उनको 54% जो है वोट वो मिल गई थी। अब यहाँ पे बाकी सब तो दिया हुआ है कि किसने क्या किया है। लास्ट में ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, गिवन इट्स लोकेशन इन द इंडियन ओशन along key shipping routes, जो मिस्टर म्यूजियो है will have to balance traditional strategic interest with India, which is its closest and most powerful neighbor, while engaging China and the US that keenly watch development there। तो उन दोनों चीजों को इसको बैलेंस करते हुए जो है इनको जो प्रेसिडेंट इलेक्ट है उनको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। और न्यू दिल्ली और माले दोनों के लिए ये क्या है, ये जो दोनों ही कंट्रीज है वो इंटरेस्ट जो है दे वो जीरो सम गेम्स के प्रिज्म से उसको ना देखें, क्योंकि उसकी वजह से पहले भी जो है टेंशन होता है, वो टेंशन फिर से ना हो। तो इसलिए एंगेजमेंट्स को ज्यादा थोड़ा अच्छे से रखने की जरूरत है। नेक्स्ट इज विक्ट्री फॉर द वीक। द वछाती जजमेंट ब्रिंग्स टू ए जस्ट क्लोजर द फाइट ऑफ ए ट्राइबल पीपल। तो एक ट्राइबल कम्युनिटी थी तमिलनाडु में वजाती, इट हैज विटनेस्ड स्टेट लेड ब्रूटैलिटी 3 decades ago, and it has just won a battle that reinforces faith in the democratic process and the criminal justice system। तो यहाँ पे भी गांधी जी का आपको कोट याद आना चाहिए। गांधी जी ने कहा था कि आप अपने व्यू पे अगर आप ट्रूथफुल हैं, आपका स्टैंड ट्रू है और मॉरल है, तो आपको स्टैंड करना चाहिए, क्योंकि चाहे आप इवन सिंगल पर्सन भी अगर आप उसका विरोध करें, लेकिन वो जो कोज है वो सही है, तो आपको स्टैंड करना चाहिए। तो उसी का यहाँ पे आया कि सितंबर 29 को जो जजमेंट मद्रास हाई कोर्ट ने पास किया था वो उन्होंने उनके फेवर में पास किया था। एंड इट सिग्नल्स अ पैराडाइम शिफ्ट इन इंडियन jurisprudence, क्योंकि इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट ए कम्युनिटी ऑफ ओनली 655 आदिवासीज डिफीटेड द कलेक्टिव माइट ऑफ द स्टेट। पूरी स्टेट को चैलेंज कर दिया और पूरी स्टेट को एक तरह से हराया है यहाँ पे। ये जो है पहली बार ऐसा हुआ है। तो कितना छोटी सी माइनॉरिटी की कुल 655 लोगों ने जो है एक पूरी कलेक्टिव जो स्टेट की माइट है उसको चैलेंज किया, उसको हराया, ठीक है ना। पीपल ऑफ वजाती इन तमिलनाडु, धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट जो बेसिकली ये को बिलोंग करते थे, और वो वहां पे काफी जनरेशन से रह रहे थे इन द इडलिक फुटहिल्स ऑफ द चितेरी इन द ईस्टर्न घाट। और 20 जून को जो है 1992 में जो उनकी लाइफ जो वो चेंज हुई, क्यों? जो पुलिस थी, फॉरेस्ट और रेवेन्यू ऑफिसर्स थे, वो जो कि टोटल 269 नंबर्स में थे, दे डिसेंडेड अपॉन द विलेज एंड एक्यूज द विलेजर्स ऑफ होर्डिंग इलीगली फेल्ड सैंडलवुड एंड अलाउइंग ए कंड्यूट टू स्मगलिंग। तो उन्होंने ये तरह से उन पे अटैक किया। उसके बाद बहुत सारे उनको बीटन अप किया, उनको चिल्ड्रंस को मारा, रेपिंग इंसिडेंट्स भी हुए वहां पे, ठीक है ना। वुमेन्स के साथ हरेसमेंट हुआ काफी सारा, वो सब हुआ, ठीक है ना। फिर सेशन कोर्ट ने जो है उनको सबको जो है एक तरह से पुलिस ने एफआईआर भी फाइल नहीं की। उसके बाद सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की, उसके बाद सेशन कोर्ट में गया, वहां पे उन सबको अक्यूज को जो है कन्विक्ट किया गया, लेकिन फिर चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में। फिर हाई कोर्ट ने जजमेंट जो है उनके फेवर में दिया है। तो एट ए टाइम, कंक्लूजन में आप पढ़िएगा, ये बहुत अच्छी पार्ट है। एट ए टाइम when the judiciary has been at odds with the government over attempts to maintain the autonomy of the three branches of the governance, the High Court judgment upholding the trial court's conviction warns an elected government that it cannot rule with impunity। सीधा सीधा ये सिग्नल है कि जो
रूलिंग गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो ऐसा नहीं है कि इम्punity के साथ जो है रूल कर सकती है। और ज़ाहिर-सी बात है जो जुडिशरी में कॉन्फिडेंस है लोगों का वो ज़रूर अच्छे से स्ट्रॉन्ग हुआ है। व्हाइल द एससी-एसटी लॉ हैज़ ऑफन बीन क्रिटिसाइज्ड, दूसरी बात ये है कि एससी-एसटी लॉ को कई बार हम क्रिटिसाइज़ करते हैं फॉर बीइंग इनइफेक्टिव कि उसका कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन ये जो वजाती का जजमेंट है, इट इज़ अ रेयर इंस्टेंस वेयर इट हैज़ सर्व्ड इट्स पर्पस। यहाँ पे देखेंगे कि इसने बेसिकली अपना जो मेन पर्पज़ है वो ज़रूर सर्व किया है। दिस जजमेंट इज़ आल्सो ए पिवटल मोमेंट इन द लॉन्ग बैटल फॉर आदिवासी राइट्स। वहीं साथ में आदिवासी जो राइट्स है उसके लिए जो बैटल चल रहा है उसके लिए भी एक मोमेंट सेट करने वाला जजमेंट बन रहा है। इट विल बी रिमेंबर्ड एज अ केस वेयर डिस्पाइट इंडियाज स्टार्क इनिक्विटीज द कन्वर्जेंस ऑफ एन अलर्ट सिविल सोसाइटी, कमिटेड लॉयर्स, an independent judiciary, and the resolve of victims seeking justice could still work a democratic constitution and the judicial system to their advantage। कि जो फेथ है लोगों की डेमोक्रेसी में, कॉन्स्टिट्यूशन में, जुडिशरी में, वो कहीं ना कहीं बढ़ी है, ठीक है ना। और इन सब के एफर्ट्स की वजह से जो अलर्ट सिविल सोसाइटीज है, कमिटेड लॉयर्स है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी और जो विक्टिम्स का रिजॉल्व था कि जस्टिस उनको लेना है, उन सब ने ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में जो बिलीफ है उसको बढ़ाने का काम किया है, ठीक है। तो अच्छा आर्टिकल था काफी। नेक्स्ट इज इंडियाज स्टैटिस्टिकल परफॉर्मेंस ऑन द ग्लोबल स्टेज। तो यहाँ पे बेसिकली जो वर्ल्ड बैंक की कंपाइलेशन होती है स्टैटिस्टिकल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, एसपीआई को बोलते हैं, सॉरी एसपीआई को बोलते हैं, उसका जिक्र किया है। उसने रैंक किया था 2019 में इंडिया को 67 अमंग 174 कंट्रीज। तो उसी की पूरी एनालिसिस में की गई है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो याद रखने हमें। पहली तो ये कि एज इंडिया सेलिब्रेटेड इलेक्शन टू द यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन, कि इंडिया जो इलेक्ट हुआ है यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन में, लेकिन इंडिया का जो ऑन ऑफिशियल स्टैटिस्टिकल सिस्टम है इट हैज कम अंडर स्क्रूटनी विद इन द कंट्री रिसेंटली। अभी काफी बार पीछे आप अगर एडिटोरियल्स देखेंगे, आर्टिकल्स देखेंगे पीछे के एनालिसिस में पिछले 2 महीनों में, तो आप देखेंगे कई बार जो स्टैटिस्टिकल डाटा है उसको चैलेंज किया, कई बार जो एनालिसिस हुई है स्टैटिस्टिक्स या डाटा कलेक्शन हुआ है उस पे भी कई बार क्वेश्चंस हुए हैं। इवन acclaimed statistical methods derived to generate these statistics which were subsequently adopted by other developing countries now face questioning। वही बात जो मैं कह रहा हूँ, ये जो मेथोडोलॉजी है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं जो कि इन डाटाज को स्टैटिस्टिक्स को जनरेट करने के लिए यूज किए जाते थे, या और कंट्रीज ने भी हमारे तर्ज पे अडॉप्ट किए थे, वो भी कई बार जो पिछले कुछ टाइम में क्वेश्चंस में आए हैं। एसपीआई और डायमेंशंस की बात करूं तो एसपीआई क्या है? इट इज बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ 5 डायमेंशंस ऑफ परफॉर्मेंस कॉमनली रेफर्ड टू एज 5 पिलर्स। 5 पिलर्स पे बेस्ड है ये प्री के लिए आप याद रख सकते हैं चाहे तो। नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम्स के तो क्या क्या है वो 5 पिलर है: डाटा यूज, डाटा सर्विसेज, डेटा प्रोडक्ट, डेटा सोर्सेज और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन्हीं पांचों पिलर्स पे, इन्हीं पांचों जो डायमेंशन है उन पे पूरा ओवरऑल जो आर्टिकल है वो बेस्ड है कि इंडिया का क्या क्या स्कोर रहा है और कैसे कैसे इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, ठीक है ना। एसपीआई के डाटा और उसका क्या रिलेवेंस है ये देख लेता है। तो जो एसपीआई है 2019 का, एज कंपाइल्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, इट अंडरस्कोर्स इंडिया सुपीरियर परफॉर्मेंस इन सेंससेस एंड सर्वेज इन कंपैरिजन टू एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा के कंपैरिजन में जो सेंसस का डाटा है या जो सर्वे का डाटा है उसकी सुपीरियर परफॉर्मेंस इसने बताई है, और एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा की थोड़ी सी परफॉर्मेंस को डाउन दिखाया गया है, ठीक है ना। और थोरो एग्जामिनेशन ऑफ द एसपीआई स्कोर क्रूशियल टू ड्राइव इम्प्रूवमेंट एंड एनहांस इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। अगर आपको आपको इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को एनहांस करना है और इम्प्रूवमेंट करनी है तो जो थोरो एग्जामिनेशन जरूरी है इस एसपीआई स्कोर का, ठीक है ना। इट इज थ्रू आइडेंटिफाइंग इश्यूज एंड एस्टेब्लिशिंग अटेनेबल गोल्स दैट अ सब्सटेंशियल राइज इन रैंकिंग्स कैन बी अचीव्ड। और अगर हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर लें इश्यूज को कि क्या-क्या गोल्स अटेन किए जा सकते थे, तो जो है रैंकिंग्स में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हो सकता था। जैसे कि ऑथर ने यहाँ पे बताया कि अगर 20 पॉइंट इंक्रीज भी कर देते हम 3 पिवटल पिलर्स में, डाटा प्रोडक्ट्स, डाटा यूज़ और डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जो रैंकिंग थी इंडिया की वो 34 हो जाती 2019 में। तो देख सकते हैं आप कितना इम्प्रूवमेंट हो सकता था। फिर फाइनली ऑथर ने कंक्लूड किया है कि मोर प्रोएक्टिव एंगेजमेंट विद द वर्ल्ड बैंक टू फोर्टिफाई द रोबस्टनेस ऑफ द एसपीआई इज वारंटेड। ये जरूरत है, और जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स हैं इंडिया की उनको यूज करना चाहिए इन प्लेस ऑफ एनएफएचएस, या एस्टिमेट करें जब आप रजिस्टर ऑफ बर्थ और डेथ का। तो इन सब केसेस में कुछ इंप्रूवमेंट मतलब चेंजेस करके आप जो है इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज एन एजिंग इंडिया नीड्स एज रेस्पॉन्सिव टीबी केयर। तो ये पहले भी बात हो चुकी है कि हमें एज रेस्पॉन्सिव जो है टीबी केयर वो लानी पड़ेगी, क्योंकि अगर इंडिया का नेशनल टीबी प्रेवलेंस सर्वे 2021 देखें तो इट रिवील्ड दैट द प्रेवलेंस ऑफ टीबी इन पीपल ओवर द एज ऑफ 55 वाज 588 पर 1 लाख पॉपुलेशन,
विच इज मच हायर देन द ओवरऑल नेशनल प्रेवलेंस ऑफ 316। तो ओवरऑल अगर प्रेवलेंस देखें तो 316 है पर लाख पॉपुलेशन में, लेकिन अगर वहीं 55 साल से ऊपर के लोगों में देखें तो वो 588 पर 1 लाख पॉपुलेशन जो है प्रेवलेंस है, यानी कि जो एज्ड लोग हैं उनमें टीबी का प्रेवलेंस ज्यादा है। साथ साथ उनका जो टीबी का इम्पैक्ट है वो भी एल्डरली पे ज्यादा है, क्योंकि द रिस्क ऑफ हैविंग अ टीबी डायग्नोसिस डिलेड और मिस्ड ऑल टुगेदर इज हायर फॉर द एल्डरली कंपेयर टू अदर एल्डरली। दूसरों के मुकाबले एल्डरली में ज्यादा रिस्क है कि उनकी टीबी डायग्नोसिस ना हो पाए या डिले हो जाए या मिस हो जाए, ठीक है ना। और अगर डायग्नोस हो भी जाता है तो मैनेजमेंट जो है टीबी का अमंग द एल्डरली इज ऑफन कॉम्प्लिकेटेड बाय मल्टीपल कोमोर्बिडिटीज, पार्टिकुलरली डायबिटीज, और कई बाकी सारी कोमोर्बिडिटीज की वजह से या डायबिटीज की वजह से भी जो उनका मैनेजमेंट है टीबी का वो भी और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, ठीक है ना। फिर फर्दर होते हैं क्या है कि ओल्डर पीपल एंड ओल्डर वुमेन इन पर्टिकुलर also faces specific challenges in accessing health services। हेल्थ सर्विसेज को एक्सेस करने में जो ओल्डर पीपल है उनको और ज्यादा दिक्कत है, और उसमें भी जो ओल्डर वुमेन है वो और ज्यादा उनको चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। फिर साथ में ये भी कहा है ओल्डर पर्सन आल्सो एक्सपीरियंस इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चैलेंज, साथ साथ उनको इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चैलेंजेस भी फेस करने होते हैं, जैसे कि एडिकेट सीटिंग नहीं है, दूर दूर जो रिलायबल हेल्थ सिस्टम्स है वो दूरी पर है, तो वहां पर जाने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं है इस तरीके से। क्रूशियली दे मे नॉट हैव एक्सेस टू हाई क्वालिटी न्यूट्रिशियस फूड विच इज क्रिटिकल फॉर रिकवरी। रिकवरी के लिए जो हाई क्वालिटी न्यूट्रिशियस फूड चाहिए वो उनके पास अवेलेबल नहीं है, और ये सारा का सारा किससे और बढ़ जाता है, लॉस ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। क्योंकि अगर आप देखेंगे अगर 60 साल से ऊपर हो जाते हैं तो आप लॉन्गर आप वर्किंग नहीं रहे हैं, या तो आप सेविंग्स जो आपने कर रखे हैं उन पे रहे हुए हैं, और अगर कुछ सोशल वेलफेयर स्कीम्स है भी तो वो या तो लिमिटेड है या उनका स्कोप जो है वो ऐसा है कि वो एक्सेस उनकी जो है वो डिफिकल्ट है काफी, ठीक है ना। बिल्डिंग एज रिस्पॉन्सिव केयर, तो इसी सबको देखते हुए ये बात की जा रही है कि हम जो टीबी केयर है उसको किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं और किस तरीके से डिलीवर कर सकते हैं ताकि वो एल्डर फ्रेंडली हो। तो इसमें ऑथर ने कई सारे सजेशंस दिए हैं। पहला तो ऑथर ने ये दिया कि वी मस्ट मूव अवे फ्रॉम डिजीज स्पेसिफिक वर्टिकल केयर प्रोग्राम्स टू होलिस्टिक केयर मॉडल्स दैट रिड्यूस द नीड फॉर एल्डरली टू इंटरेक्ट द मल्टीपल प्रोवाइडर्स एंड फैसिलिटी। सबसे पहले तो आपको उसको एज स्पेसिफिक करना पड़ेगा। दूसरा बोला है also build capacity among health professionals at all levels for an improved क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीबी इन द एल्डरली एंड बेटर मैनेजमेंट ऑफ मल्टीपल मोर्बिडिटी। तो कि उनको एल्डरली में जो टीबी है उसकी अंडरस्टैंडिंग को ज्यादा करना पड़ेगा, और जो उसके साथ रिलेटेड जो मल्टीपल कोमोर्बिडिटी है उनको समझना या उनको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तीसरा उसने बोला है कि केस फाइंडिंग जो है एल्डरली वो इम्प्रूव कैसे की जा सकती है। आप इफेक्टिव स्पेक्ट्रम कलेक्शन से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स को इफेक्टिव करके एक्सेस दें उनको मोबाइल डायग्नोस्टिक वैन्स के लिए, या एक्टिव केस फाइंडिंग करें जेरियाट्रिक्स ओपीडीज में या रेजिडेंशियल होम्स पे जो एल्डरली के लिए हैं, और जो इस तरह के अदर इंस्टीट्यूशन सेटिंग्स है उनको प्रोवाइड करके जो है आप एक तरह से केस फाइंडिंग जो एल्डरली में उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर चौथा पॉइंट बताया कि टेक्निकल और ऑपरेशनल प्रोटोकॉल जो हैं जो प्रोवाइड करते हैं क्लियर गाइडेंस ऑन डायग्नोजिंग एंड ट्रीटिंग टीबी इन एल्डरली। आप इस तरीके उनको जो है करके टेक्निकल ऑपरेशन प्रोटोकॉल्स बना के जो आप उसमें ला सकते हैं, उनसे जो है उनको मतलब डेवलप करने की जरूरत है, ठीक है। अगला जो बताया वो धन्य बताया टू एड्रेस सोशियो इकोनॉमिक नीड्स जो उनकी हैं उनको एड्रेस किया जा सकता है, और उसके लिए हमें रोल आउट करना पड़ेगा वेल कंसिडर्ड सपोर्ट प्रोटोकॉल्स, और जिसमें इनपुट जो है वो ली जाएंगी एल्डरली पीपल जिनको टीबी है उनसे, कि आप उन लोगों से पूछिए उनकी क्या नीड्स होते हैं, सोशल सोशल नीड्स क्या है, उनकी इकोनॉमिक नीड्स क्या है, उसके बाद आप जो है पॉलिसी डिजाइन कीजिए। मैक्रो लेवल पे क्या कर सकते हैं हम, मैक्रो लेवल पे ये कह सकते हैं वी मस्ट एंश्योर रिगरस जेंडर एंड एज डिसएग्रीगेटेड कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा टू आइडेंटिफाई टीबी ट्रेंड्स अक्रॉस एज ग्रुप्स एंड टू मेक श्योर that elderly are included as a separate age category in all TB report। जितने भी टीबी रिपोर्ट्स उनमें एल्डरली को जो है एक सेपरेट एज कैटेगरी में रखना चाहिए ताकि जो है ज्यादा अच्छे से एनालिसिस हो सके, और जो जेंडर और एज डिसएग्रीगेटेड कलेक्शन है वो हो सके, ठीक है ना, और उनकी बेसिकली डिमांड जो है वो एड्रेस हो सके। और फाइनली ये कहा कि वी नीड अ स्ट्रॉन्गर रिसर्च एजेंडा फोकस ऑन टीबी इन द एल्डरली टू बेटर अंडरस्टैंड स्टेट स्पेसिफिक ट्रेंड्स इन केस फाइंडिंग एंड आउटकम्स अमंग एल्डरली पीपल विद टीबी। फिर हम सब्सटेंस यूज देख सकते हैं, ड्रग रेजिस्टेंस देख सकते हैं, कोमोर्बिडिटी पैटर्न देख सकते हैं ज्योग्राफीज में, अपटेक देख सकते हैं टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी इन एल्डरली, और इंटरसेक्शनलिटी विद अदर एस्पेक्ट्स ऑफ इक्विटी सच एज जेंडर डिसेबिलिटी क्लास एंड कास्ट। इन सबको अगर हम करेंगे तो ये जो इशू है टीबी का एल्डरली में वो एड्रेस हो सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैव हाउस होल्ड सेविंग्स रिड्यूस, तो यहाँ पे एक्चुअली बेसिकली जो फाइनेंस
जो फाइनेंस मिनिस्टर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मंथली बुलेटिन आता है सितंबर में, उसने रिवील किया था कि जो हाउस होल्ड की नेट फाइनेंशियल सेविंग्स है वो 5.1% से जो है वो अ, तक पहुंच गई है। पहले जो थी 11.5% 2020-21 में जो थी। तो ये जो डिक्रीज देखने को मिला है इसके रिगार्डिंग आया, तो दो यहाँ पे व्यू आए हैं। फाइनेंशियल लायबिलिटी हाउस होल्ड हैव राइजन फास्टर देन देयर असेट्स एंड इंडिकेशन ऑफ राइजिंग इंडेप्टेडनेस, की राइजिंग इंडेप्टेडनेस स्ट्रेस है हाउस होल्ड्स को, इसलिए उनकी जो है हाउस होल्ड की सेविंग गई है। वहीं पे जो गवर्नमेंट है वो काउंटर कर रही है इन क्लेम्स को, और गवर्नमेंट ये कह रही है, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि फाइनेंशियल सेविंग्स आर रिड्यूसिंग बिकॉज हाउस होल्ड्स हैव बीन टेकिंग एडवांटेज ऑफ लो इंटरेस्ट रेट्स टू इन्वेस्ट इन मोर फिजिकल एसेट्स, की वो ज्यादा फिजिकल एसेट्स में इन्वेस्ट कर रही है। ये हम पहले भी एक एडिटोरियल में डिस्कस कर चुके हैं। जिस देख ले तो आरबीआई की मंथली तो हमने बताई थी कि 5% 1% पे आ गई है वो सेविंग जो हाउस होल्ड की है, 11.5% ये 2020-21 में। वहीं हाउसिंग लोन्स शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से अगर हम देखें तो इट हैज ग्रू एट डबल डिजिट रेट्स इन ऑल ईयर्स बिटवीन 2018-19 एंड 2022-23। वहीं पे एजुकेशन और व्हीकल लोन्स की देखें जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से, वो भी इंक्रीज सिग्निफिकेंटली बिटवीन 2020-21-22 एंड 2022-23, और दोनों ही ग्रो किए हैं 17% और 25% से रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। लोन्स अगर हम हाउसिंग, एजुकेशन और व्हीकल्स के देखें तो वो बेशक बढ़े हैं, लेकिन जो अदर कंपोनेंट्स है पर्सनल लोन्स के वो भी बहुत तेजी से गिरे हैं। जो हाउसिंग लोन्स का शेयर देखेंगे अगर हम टोटल नॉन फूड पर्सनल लोन्स में, वो गिर गया है 51.08% इन 2018-19 टू 47.4% 2022-2023, उसमें कमी देखने को मिली है, ठीक है ना। तो ये दो क्लेम है, एक ऑप्टिमिस्टिक क्लेम है, एक पेसिमिस्टिक क्लेम। ऑप्टिमिस्टिक हमने बता दिया कि भाई वो जो एडवांटेज लिया जा रहा है लो इंटरेस्ट रेट का उसकी वजह से, और जो फिजिकल असेट्स हैं उनमें जो है इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। वहीं पेसिमिस्टिक क्लेम ये कह रहा है कि जो लोन्स तो बेशक बढ़े हैं हाउसिंग, एजुकेशन और व्हीकल्स के लिए, लेकिन जो अदर कंपोनेंट्स है पर्सनल लोन्स के वो भी जो है काफी तेजी से बढ़े हैं। जैसे कि हाउसिंग लोन का शेयर अगर बताया ऑथर ने तो वो गिरा है, ठीक है ना। वहीं पे जो एजुकेशन लोन का शेयर है वो भी गिरा है फ्रॉम 3.32% टू 2.73%, तो ये दोनों तो ऑलरेडी कम हो गए। और व्हीकल लोन्स की अगर आप बात करते हैं तो वो कांस्टेंट है अराउंड 12%। तो ये सारा डाटा एक तरह से जो आपने बताया कि वो फिजिकल एसेट्स में इंक्रीज करे तो वो तो घटा है, लेकिन अगर कॉन्ट्रास्ट में देखें तो जो आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड लोन्स है वो बढ़ा है फ्रॉम 3.8% टू 4.7% ओवर दिस पीरियड। वहीं जो लोन्स अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी है राइजिंग फ्रॉम 1.07% टू 2.16% वो भी बढ़ा है। और जो अदर पर्सनल लोन्स है विच एक्सक्लूड्स लोन्स फॉर परचेजिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स शोइंग द लार्जेस्ट राइज फ्रॉम 24% टू 27.42% वो भी बढ़ा है। और ये जो कैटेगरीज लोन्स की हैं जो भी बताई, गोल्ड ज्वेलरी वाली लोन्स के हैं या जो अदर कंजम्पशन वाले लोन्स है, क्रेडिट कार्ड के लोन्स है, वो ये तो नहीं कह सकते आपकी सोनली वो यूज हुई एसेट क्रिएशन के लिए, क्योंकि हाउस होल्ड्स में भी टेकिंग ऑन क्रेडिट कार्ड डेट एंड टेकिंग लोन्स अगेंस्ट ज्वेलरी टू फाइनेंस कंजम्पशन। सीधा सीधा है कि ये कंजम्पशन करने के लिए आप ये लोन जो है वो ले रहे हैं, क्योंकि ज्वेलरी को बेच के तो कोई एसेट क्रिएशन नहीं करेगा, ठीक है ना, वो ऑलरेडी एसेट थी, ऐसा ऑथर बोल रहे हैं यहाँ पे। द रोड अहेड, तो आगे क्या करने की जरूरत है। तो एग्जामिनेशन ऑफ द डाटा रिवील्स दैट इवन दो हाउसिंग लोन्स इंक्रीज, अदर फॉर्म्स ऑफ लोन्स विद which might possibly be used for consumption increase even faster। एक तो ये है, तो ऑथर ने यहाँ पे दोनों ही चीज की बोला है कि अगर आप ऑप्टिमिस्टिक नैरेटिव को सच मानते हैं तो देयर आर ग्राउंड्स फॉर कंसर्न, तब भी कंसर्न्स के ग्राउंड्स बनते हैं। क्यों? क्योंकि जो राइजिंग इंटरेस्ट रेट है इन इंडिया वुड कॉज सिग्निफिकेंट स्ट्रेसेस फॉर द हाउस होल्ड्स टू मीट इंक्रीजिंग लायबिलिटी। जाहिर सी बात है जो लायबिलिटीज बढ़ी है उन लोन्स की वजह से, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो स्ट्रेस जो है हाउस होल्ड पे वो पड़ने वाला है। तो अगर ये पॉजिटिव आप ऑप्टिमिस्टिक नैरेटिव बात करें तब भी कंसर्न की जरूरत है, कंसर्न की जरूरत है। इफ हाउस होल्ड्स हैव इन्वेस्टेड इन रियल एस्टेट, मान लीजिए उन्होंने हाउसिंग में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट भी किया है, तो राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स वुड कर्टेल देयर कंजम्पशन स्पेंडिंग एंड रिड्यूस एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। जाहिर सी बात है उनको अपनी कंजम्पशन में जो है स्पेंडिंग में जो है वो कमी करनी पड़ेगी, और जो एग्रीगेट डिमांड है वो इकोनॉमी में वो घट जाएगी। और अगर आप डिस्ट्रेस में बोरोइंग कर रहे हैं उस वाले नैरेटिव को आप ट्रू मानते हैं, तो हाउस होल्ड्स वुड बी सब्जेक्टेड टू फर्दर स्ट्रेस इफ इंटरेस्ट रेट्स राइज। तो हाउस होल्ड्स को फर्दर स्ट्रेस फेस करना पड़ेगा अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो राइज करते हैं। तो दोनों ही सिचुएशन में ऑथर ने बोला है कि दोनों ही सिचुएशन में कंसर्न की जरूरत है और दोनों ही सिचुएशन में ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट क्लाइमेट एक्शन लॉसूट अगेंस्ट 32 कंट्रीज। तो सितंबर 27 मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ ए हिस्टोरिक लीगल बैटल इन द क्लाइमेट एक्शन मूवमेंट। हुआ क्या है, बेसिकली 6 young people from Portugal aged 11 to 24 are suing 32 European governments including the UK, Russia and Turkey एट द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन फ्रांस स्ट्रेसबर्ग। उन्होंने जो है वो एक सूट फाइल किया है, और वहां पे क्या किया है इन यूथ ने, दे क्लेम दैट यूरोपियन नेशंस हैव फॉल्टर्ड इन देयर क्लाइमेट एमिशन गोल्स
blowing past their global carbon budgets consistent with the Paris Agreement targeting of limiting global warming under 1.5 डिग्री सेल्सियस। उन्होंने ये आरोप लगाया कि भाई जो उनके जो क्लाइमेट एमिशन गोल्स थे उनको उन्होंने नहीं वो किया है, और जो बजट था कार्बन बजट ग्लोबल कार्बन बजट उससे उन्होंने आउटशॉट किया है, ठीक है ना, जो लिमिट रखी गई थी उसको वो अचीव नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, ये सारा बताया है। तो उन्होंने बेसिकली क्या है, लॉ सूट का नाम आप याद रखें, डुआर्टे अगस्तिनो एंड अदर्स वर्सेस पोर्तुगाल एंड अदर्स। ये जो सितंबर 2020 में फाइल हुआ था इन द आफ्टरमैथ ऑफ द वाइल्ड फायर दैट कंज्यूम्ड पोर्तुगाल्स लीरा इन 2017, ठीक है ना। वहीं पे इन्होंने आरोप जो लगाए हैं, उन्होंने ये बोला है कि द नेशंस हैव वायलेटेड पीपल्स फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड इन द यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स, इंक्लूडिंग द राइट टू लाइफ, द राइट टू बी फ्री फ्रॉम इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट, द राइट टू प्राइवेसी एंड फैमिली लाइफ एंड द राइट टू बी फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। ये सारे के सारे जो उन्होंने वायलेशंस के आरोप जो है उसमें अपने शूट में लगाए हैं, ठीक है ना। फिर अगर मेंस के ऑप्शनल डाटा पॉइंट्स आप देखें तो यूरोपियन यूनियन अगर देखें तो प्रेजेंट में 6th लार्जेस्ट एमिटर है, और कितना एमिशन करता है 7.2 टन ऑफ CO2 पर कैपिटा जो एमिशन है, और वर्ल्ड एवरेज अगर आप देखें तो वो केवल 6.3 टन पर कैपिटा है, तो उससे काफी ज्यादा है। वहीं यूनिसेफ का भी आप इसमें कोट डाल सकते हैं। यूनिसेफ ने डब किया था क्लाइमेट क्राइसिस को एज ए चाइल्ड राइट्स क्राइसिस एज अनहिंडर्ड कार्बन एमिशंस एंड एक्सट्रीम वेदर थ्रेटन एक्सेस टू एजुकेशन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एंड फ्यूचर। तो आप क्लाइमेट क्राइसिस से रिलेटेड कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसमें ये वाली चीज जो है वो आप यूनिसेफ का जो क्लाइमेट क्राइसिस को चाइल्ड राइट क्राइसिस उन्हें डब किया है वो आप डाल सकते हैं कि उससे किस तरह से एजुकेशन हेल्थ और न्यूट्रिशन और फ्यूचर जो है वो चिल्ड्रन का वो थ्रेटन हुआ है, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट का क्या रेस्पॉन्स है, कंट्रीज का रेस्पॉन्स है, तो उन्होंने तो रिजेक्ट ही किया है। कंट्रीज सो फार हैव रिजेक्टेड एनी रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इंपैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। उन्होंने कहा कि कोई भी डायरेक्ट ऐसा एविडेंस है नहीं जो डायरेक्ट क्लाइमेट चेंज को ह्यूमन हेल्थ से इंपैक्ट को दर्शाता हो, ठीक है ना। तो यही क्लेम उन्होंने किया है। तो दिस इज इट। आगे देखते हैं, हाउ गवर्नमेंट एजेंसी यूज कमर्शियल स्पाईवेयर टू टारगेट ओपोनेंट। तो किस तरीके से यूज करते हैं उनको ये आया है। तो ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि जो फॉर्मर इजिप्शियन एमपी थे अहमद एल एल्तन तवी, उनको टारगेट किया था विद साइट्रोक्स प्रीडेटर स्पाईवेयर। तो स्पाईवेयर का नाम है ये, आप प्रीलिम्स में कई बार पूछ रहे हैं साइट्रोक्स प्रीडेटर क्या है, तो ये स्पाईवेयर है, ठीक है ना। पहली बार हुआ है स्पाईवेयर, नहीं ऐसा नहीं है, कई बार स्पाईवेयर हो चुका है, लेकिन जितने यहाँ पे ये वाली याद रखने की बात है आपको कि जितनी भी बार स्पाईवेयर का यूज हुआ है, almost all known cases, authorities either chose to deny allegations of the use of spyware or have been non-committal in their response। या तो उन्होंने डिनाई किया है कि भाई जो एलिगेशन लगा यूज ऑफ स्पाई का उसको डिनाई किया है, या फिर उन्होंने ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं दिखाया या ऐसा कोई उनके रेस्पॉन्स में कमिटमेंट नहीं दिखाया है जो उसको एड्रेस करने के लिए उन्होंने किया हो, ठीक है ना। स्पाईवेयर होता क्या है, तो डेफिनेशंस मैंने आपको कई बार बोला प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो स्पाईवेयर इज अ लूजली डिफाइंड एज मलिशियस सॉफ्टवेयर डिजाइन टू एंटर अ डिवाइस, gather sensitive data and forward it to a third party without the user's consent। बिना यूजर के कंसेंट के उसका जो डाटा है वो थर्ड पार्टी को सेंसिटिव डाटा जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। ऐसे ही मलिशियस सॉफ्टवेयर को जो इस तरीके से डिजाइन किया जाता है उसको हम स्पाईवेयर बोलते हैं। तो स्पाईवेयर इज ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज ट्रोजन स्पाईवेयर, एडवेयर, ट्रैकिंग कुकी और सिस्टम मॉनिटर्स, इस तरीके से उसको क्लासिफाई किया जाता है। जो जो सिस्टम मॉनिटर्स हैं और एडवेयर हैं वो ज़्यादा हार्मफुल होते हैं क्योंकि वो मॉडिफिकेशन जो है वो कर सकते हैं डिवाइस के सॉफ्टवेयर में, और जो डिवाइस है उसको एक्सपोज कर सकते हैं फर्दर थ्रेट्स के लिए। कमर्शियल स्पाईवेयर्स क्या होते हैं, तो कमर्शियल स्पाईवेयर्स का मतलब है अपॉर्चुनिटीज फॉर गवर्नमेंट्स एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी टू यूज स्पाईवेयर एज पार्ट ऑफ लीगल इन्वेस्टिगेशंस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियल स्पाईवेयर्स। ये जो अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट्स और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की है कि वो स्पाईवेयर का यूज करके लीगल इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं या डेवलपमेंट कर सकते हैं, लीगल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं हम कमर्शियल स्पाईवेयर। Commercial spyware mainly targets mobile platforms and can legitimately be used against criminals and terrorists। हालांकि लेजिटिमेट यूज भी है इसका कि आप क्रिमिनल्स के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं, टेररिस्ट के अगेंस्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन द लैक ऑफ ग्लोबल रेगुलेशंस फॉर कंपनीज डेवलपिंग स्पाईवेयर हैज लेड टू देयर यूज बाय ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट टू स्पाई ऑन द पॉलिटिकल ओपोनेंट। लेकिन एक्चुअल में यूज किसके अगेंस्ट किया जा रहा है, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के अगेंस्ट यूज किया जा रहा है, या फिर ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट जो अपने पर्पज को सॉल्व करने के लिए जो उसको यूज करे, मतलब अपने इंटरेस्ट के लिए सिर्फ यूज करिए। हालांकि यह है कि कमर्शियल स्पाईवेयर जो मेनली था वो ये था कि जो अगेंस्ट क्रिमिनल्स या टेररिज्म में है, टेररिस्ट हैं, उनके अगेंस्ट जो है उसको यूज करने के लिए था। लेकिन क्योंकि कोई भी ग्लोबल रेगुलेशंस है नहीं जो कंपनी डेवलप करती हैं स्पाईवेयर को, तो इसलिए उनका यूज जो है वो गलत चीजों में किया जा रहा है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे दो टर्म और आई हैं, एक तो है ये भी आपको प्री के लिए डेफिनेशन में यूज करते हैं जीरो वल्नरेबिलिटी। जीरो वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है
इवन द डिवाइस मैन्युफैक्चरर वाज अनअवेयर ऑफ दिस एक्सप्लॉइट। जो एक्सप्लॉइटेशन करते हैं उससे अगर मैन्युफैक्चरर, जो डिवाइस का मैन्युफैक्चरर वो भी अवेयर नहीं है, तो उनको बोलते हैं जीरो डे वल्नरेबिलिटी। और दूसरी एक टर्म आई है जीरो क्लिक अटैक। जीरो क्लिक अटैक आपको याद होगा पेगासस वाले केस में था। उसका मतलब होता है दैट दे कैन इन्फेक्ट अ डिवाइस विदाउट रिक्वायरिंग यूजर्स टू क्लिक ऑन ए मैलिशियस अटैचमेंट और लिंक। बिना किसी लिंक या अटैचमेंट के क्लिक करे भी जो है आपके डिवाइस को वो इन्फेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं जीरो क्लिक अटैक्स। तो ये टर्मिनोलॉजी थी जो आपको याद रखनी है। फिर इनसे रिलेटेड जो कंसर्न्स है उसको एक बार और देख लेते हैं। तो इनकंसिस्टेंसीज इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अप्रोच इन टैकलिंग ह्यूमन राइट्स अब्यूज एंड लैक ऑफ फ्रेगमेंटेशन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आर सीन एज enablers in the use of spyware by authority। ये सारी की सारी की जो कंसर्न्स हैं वो ये हैं कि जो इसका यूज किया जा रहा है स्पाईवेयर को अथॉरिटी के द्वारा अलग अलग तरीके से ह्यूमन राइट्स का अब्यूज करने के लिए, लैक ऑफ फ्रेगमेंटेशन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं एनेबल करते हैं कि जो अथॉरिटीज इनको इस तरीके से मिसयूज इनका कर रही हैं। ठीक है ना। इसराइल जो है लीडिंग एक्सपोर्टर है स्पाईवेयर का एंड डिजिटल फोरेंसिक्स का, बट द कंट्री हैज नॉट सफिशिएंटली प्रायोरिटाइज ह्यूमन राइट्स कंसिडरेशंस इन इट्स एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग रेजिम अकॉर्डिंग टू कार्नेगी। ये जो है इसको ये बताया कि इसराइल बेशक लीडिंग एक्सपोर्टर है स्पाईवेयर का, लेकिन उसने कोई भी सफिशिएंटली ऐसा प्रायोरिटी नहीं दी है कि ह्यूमन राइट्स की कंसिडरेशन को प्रायोरिटाइज किया जाए या जो एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग रेजिम है उसको प्रायोरिटाइज किया जा सके। तो इस वजह से सारे कंसर्न्स हैं जो कि अभी भी अनएड्रेस है। तो दिस इज इट। होप आपको ये आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, और आजकल आप लाइक भी कम कर रहे हैं तो उसको भी बढ़ाइए, ये ना आउटरीच को बढ़ाइए और बताइए कि इंप्रूवमेंट क्या हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।